नमस्कार, मैं हूं संजय शाश्वत। जर जोरू जमीन, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो पूरे समाज को तहस नहस करती आई है। ये मैं नहीं, ये इतिहास बताता है। मैं बातें कर रहा हूं सब रजिस्ट्रार भोजपुर आरा की, तारकेश्वर पांडे की, जिन्होंने बड़े ही संजीदगी के साथ हर बातों को रखा कि जनहित में ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, कितना फ्रूटफुल हो सकता है। जनता जो है जब ज़मीन ले तो किन किन बातों पर सावधानियां बरतें और कितनी सावधानी के साथ, कितनी सक्रियता के साथ इन बातों पर ध्यान दें। नमस्कार, मैं हूं संजय शाश्वत। आप देख रहे हैं आईना न्यूज। आज के इस एपिसोड में खासकर तारकेश्वर पांडे जो सब रजिस्ट्रार हैं आरा की, उनकी बातों पर आप ध्यान दें। हो सकता है कि बड़ी घटनाएं आने से पहले, बड़े आफत आने से पहले आप थोड़ा बच जाए। आइए हम सुनते हैं तारकेश्वर पांडे की बात। देखिए, अगर निबंधन कार्यालय के संबंध में कोई सूचना अपेक्षित है जनता के हित के लिए, तो उसके संबंध में यही कहना है कि कोई भी व्यक्ति अगर ज़मीन की खरीद-बिक्री कर रहा है, तो सबसे पहले उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति से वो ज़मीन का क्रय कर रहा है, उस व्यक्ति के पर्सनल शेयर में उतना ज़मीन आता है या नहीं आता है। तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए सबसे पहले वो उनको जमाबंदी देखना चाहिए कि जो ज़मीन का क्रय-विक्रय वो कर रहे हैं, उसकी जमाबंदी किसके नाम से है। और वो जमाबंदी जिससे वो विक्रय क्रय कर रहे हैं उनके नाम से, तब तो ठीक है। तब बस सिंपल ये देखना है कि जमाबंदी जितने डिसमिल का है उतना डिसमिल उनसे खरीद रहे हैं कि नहीं, उससे ज़्यादा ना खरीद रहा हो। अगर जमाबंदी उनके पिताजी के नाम से, दादाजी के नाम से है, तो फिर ये देखना होगा कि जितना ज़मीन वो खरीद रहे हैं और जिस खेसरा का प्लॉट का ज़मीन खरीद रहे हैं वो उनके शेयर में आता है या नहीं आता है, नंबर एक। दूसरा क्या है कि कई बार जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं, आप देखते हैं कि जमाबंदी जो है वो उस व्यक्ति के नाम से दिखा रहा है, लेकिन हकीकत में उस व्यक्ति के द्वारा वो ज़मीन पूर्व में ही विक्रय किया जा चुका होता है और जिसने उस ज़मीन का क्रय किया होता है उन्होंने अपनी जमाबंदी कायम नहीं कराई होती है। अब वो म्यूटेशन नहीं कराए हैं तो आज भी वो ज़मीन जो है पिछले विक्रेता के नाम से ही शो करेगा। तो जब आप जब देखते हैं कि जमाबंदी इनके नाम से शो करा, तो दूसरा फिर स्टेप ये आता है कि आप ये रजिस्ट्री ऑफिस में देख लें कि उस व्यक्ति के द्वारा उस प्लॉट का कोई विक्रय किया तो नहीं गया, तो फिर कंफर्म हो पाएगा कि नहीं। तो आप देखेंगे कि जमाबंदी जो है वो संजय कुमार के नाम से दर्ज है और संजय कुमार के द्वारा उस ज़मीन को ऑलरेडी किसी और के नाम से बेचा जा चुका है, तो फिर आप उसमें मुश्किल में फंसेंगे। तो दूसरा स्टेप ये है कि जमाबंदी अगर उसी व्यक्ति के नाम से है या उनके किसी पूर्वज के नाम से है, तो फिर उसका विक्रय उस ज़मीन में रजिस्ट्री ऑफिस में किया गया है क्या, और उस विक्रय करने के बाद उनके शेयर में, उनके खाते में ज़मीन उतना बचा है कि नहीं बचा है जितना वो खरीद रहे हैं। दूसरा क्या होता है, जो एक आम देखा जा रहा है कि जो ब्रोकर्स हैं, जो ज़मीन के भोले भाले लोगों को ठगने वाले जो लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं कि सरकारी ज़मीन को या वैसा ज़मीन जिसमें विवाद है, उस ज़मीन को थोड़ा-सा कम कीमत पर बेचने के लिए ही होते हैं और लोग उसमें, उनको लगता है कि हाँ, बहुत अच्छा ये एक हमको अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है कि इतनी अच्छी ज़मीन हमको कम कीमत पे मिल रही है, और वो लोभ में, लालच में या फिर जानकारी के अभाव में जो उसका क्रय कर लेते हैं। तो दूसरा ये भी देख लेना चाहिए कि वो ज़मीन सरकारी तो नहीं है, विवादित तो नहीं है। अब सरकारी देखने के लिए केवल इतना ही काफ़ी नहीं होगा कि जमाबंदी देखा जाए, क्योंकि बहुत सारे जमाबंदी सरकारी ज़मीन भूमि का भी जमाबंदी जो है वो रैयत के नाम से कायम हो गया है। इसलिए उसका जो सबसे बेहतर विकल्प है वो है खतियान। तो अगर आप क्रय कर रहे हैं तो साथ ही साथ खतियान में देख लें कि वो भूमि जो है रैयती है कि नहीं। अगर वहाँ रैयती है और इधर जमाबंदी वगैरह सब चीज़ अपडेट है, वो जिस नाम से खरीद रहे हैं उनके या उनके पूर्वज के नाम, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे मामले में जो है वो न्यायालय में भी मामला चलता है, पटीदार हैं, बँटवारा नहीं हुआ है, मामला न्यायालय के अधीन विचाराधीन है, इस पे भी थोड़ा देख लेना चाहिए। ये हुआ ज़मीन क्रय करने के पूर्व का सावधानी। जहाँ तक निबंधन कार्यालय से संबंधित है, तो यहाँ पर अभी जो हमारा सॉफ्टवेयर ई निबंधन सॉफ्टवेयर अभी लागू है हमारे यहाँ, उसमें आप कहीं से भी बैठ करके बिहार, आप निबंधन विभाग ई निबंधन डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो आपका लॉगिन पेज खुल जाएगा। उस पर आप अपना लॉगिन बना सकते हैं, नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर आदि डाल करके। उसमें जब आप उसको खोलेंगे तो उसमें रजिस्ट्री करना, नकल निकालना, नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट निकालना,
मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना, ये सारे चालान जमा करना ऑनलाइन, ये सारा विकल्प उसमें दिया हुआ है, जो आप दिल्ली, पंजाब कहीं पे भी बैठ कर के अपने कंप्यूटर, टैब, मोबाइल से कर सकते हैं। उसमें अगर आपको भूमि की जानकारी है कि फ़लाना प्लॉट है इस मौजे का है, तो क्या उस पे जो है उसका क्या वैल्यूएशन होगा, क्या उस पे चार्जेबिलिटी बनेगी, वो भी उसमें आप कंप्यूटर पर बैठे-बैठे उसकी गणना कर सकते हैं। तो पहले तो ये कर सकते हैं। लीड राइटर लोग भी होते हैं, उनका भी जो है वो सरकार के द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक है, उसको अदा करके भी आप उनसे भी तैयार करवा सकते हैं, सेल्फ भी कर सकते हैं। जो प्रक्रिया है उसमें यही है कि सबसे पहले आपको जो ज़मीन आप क्रय कर रहे हैं, तो सबसे पहले रजिस्ट्री ऑफिस में ये देख लें कि वो रोक सूची में तो नहीं है, किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन लिस्ट में तो नहीं है, वो न्यायालय के द्वारा या सरकारी ज़मीन का या किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन लिस्ट में नहीं है। अगर नहीं है, तब उसमें उसका मूल्यांकन आप जो है सॉफ्टवेयर अपने इसके वेबसाइट पे भी जाके कर सकते हैं, कार्यालय में भी आकर के आप इसका वैल्यूएशन करवा सकते हैं। कुछ मौजे जो है, जो महत्वपूर्ण मौजे हैं, उनका मूल्यांकन स्थल जाँच के बाद ही किया जाता है। उसमें आपको पहले स्थल जाँच के लिए आवेदन देना होता है कार्यालय में, और 1 से 2 कार्य दिवस में उसका जाँच किया जाता है संबंधित कार्यालय कर्मी के द्वारा, और फिर उसका मूल्यांकन आपको बताया जाता है। तो मूल्यांकन से आप ये जान जाते हैं कि आपको कितना फ़ीस अदा करना होगा। बिहार राज्य में अभी जो सेल डीड की अगर हम बात करें, विक्रय पत्र की, तो शहरी क्षेत्र में फ्लैट 8% स्टाम्प ड्यूटी और 2% रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है। ग्रामीण क्षेत्र में जो है 6% स्टाम्प ड्यूटी और 2% रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है। अगर कोई महिला क्रय कर रही है किसी पुरुष से, तो उसमें 0.4% का स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन फ़ी मिलाकर के छूट दी गई है सरकार के द्वारा। 0.3% स्टाम्प ड्यूटी में और 0.1% रजिस्ट्रेशन फ़ी में। तो जैसे ही आपको मूल्यांकन पता चल गया, तो इस विधि से आप ये पता कर लेंगे कि हमको स्टाम्प ड्यूटी कितना लगेगा, रजिस्ट्री फ़ीस कितना लगेगा। इसके अलावा एक एलएलआर फ़ीस होता है, जो मैक्सिमम 550 रुपये होता है, और एक स्कोर का फ़ी होता है, जो प्रति पेज उसकी गणना होती है। 10 पृष्ठ तक वो 500 रुपये लिया जाता है, 10 से 20 तक जो 1000 रुपये लिया जाता है, 20 पृष्ठ से अगर अधिक है आपका दस्तावेज, तो उसमें 2000 रुपये लिया जाता है। यही फ़ीस है। तो आप अगर फ़ीस की गणना कर लिए, तो अब आती है बात कि हम फ़ी जमा कैसे करें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप जो है सीधे वेबसाइट पे जा कर के, अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड है, तो उससे आप सीधे भी जमा कर सकते हैं। नहीं है आपके पास, तो आप जो है उस पे अपना चालान जनरेट कर लें, और वो चालान लेकर के 15 दिन तक उसकी वैलिडिटी होती है चालान की। आपको जो एसबीआई का या किसी भी बैंक है जिससे टाई अप है 4-5 बैंक से, उसके किसी भी काउंटर पे जा कर के और नगद राशि अदा करके या चेक के माध्यम से अदा करके आप चालान वो ले सकते हैं। सर, एक बात आती है कि रेसिडेंशियल, कमर्शियल, ये मामला पब्लिक को समझ में नहीं आता। दूर दूर तक घर नहीं, खेत ही खेत है। ऐसे में लोग त्रस्त हो जाते हैं कि कमर्शियल कैसे हो गया। देखिए, सामान्यतः जो है जो कमर्शियल पोटेंशियल का ज़मीन है वो कमर्शियल लिया जाता है, जो आवासीय का है वो आवासीय लिया जाता है, जो खेती का है खेती लिया जाता है। लेकिन अगर हम खेती के अलावा आवासीय की और व्यवसाय की बात करें, तो ये इसका परिभाषित है 2016 वर्ष 2016 में राजस्व विभाग या निबंधन विभाग के द्वारा, कि वैसा भूमि जिसके 200 मीटर की त्रिज्या में कोई आवासीय बस्ती अथवा संकुल है, तो उसको जो है वो आवासीय श्रेणी का माना जाता है। भले ही आप उसमें खेती कर रहे हों या फिर जो भी गतिविधि कर रहे हों, लेकिन वो आवासीय श्रेणी का माना जाता है। उसी तरीके से भोजपुर ज़िले में जो यहाँ पे न्यूनतम मार्गदर्शक पंजी एमबीआर है, जो वर्ष 2013 में तैयार किया गया और उस समय से लागू है, उसके अनुसार अगर किसी पक्की सड़क के किनारे आपकी ज़मीन है, तो वो व्यावसायिक श्रेणी का ही माना जाता है। इसके अतिरिक्त जो है जो उसका यूज है, एज पर यूज जो है वो लिया जाता है भूमि का श्रेणी। तो सर, जनता तो बड़ी परेशान होती होगी ऐसी चीज़ों से, हो रही है? नहीं, वो ये एकदम डिफाइंड है, सबको पता है ये। तो वैसे ही कुछ लोग जिनको जानकारी नहीं है, वैसे ही चूँकि मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो दिन भर में कभी-कभी 2, 4, 5, 7 दिन में कोई ऐसा पूछने आते हैं। अदरवाइज़ सबको, चूँकि मैंने बताया कि वर्ष 2013 से लागू है, और जो भूमि की श्रेणी भी परिभाषित है वो वर्ष 2016 से परिभाषित है। आप सर भोजपुर ज़िला में हैं, ज़िला के लोगों को, ज़िला के मिजाज को आप भली भांति समझते हैं। कितना सहयोग मिल पाता है रजिस्ट्रेशन के समय में, जब भीड़ उमड़ती है तब? बहुत सहयोगी हैं लोग, बहुत सहयोगी हैं, और लोगों को बस थोड़ा-सा गाइड करने, बताने, समझाने की ज़रूरत है। इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनको बताते हैं, समझाते हैं, तो मेरा 2 वर्ष हो गया लगभग भोजपुर ज़िले में यहाँ पे पदस्थापित हुए।
और मेरा ये अनुभव है कि मैं जब आया तो उस समय थोड़ी सी मुश्किलें हम लगी, लेकिन लोगों को समझ में आया कि नहीं ये मेरे लिए कहा जा रहा है, व्यवस्था को बनाने के लिए कहा जा रहा है। लोगों का भरपूर सहयोग मिला और आज भी मिल रहा है। इसमें सहयोग में कहीं कोई कमी नहीं। अच्छा, एक बात जो हमेशा ई निबंधन की भी बात आपने की और निबंधन कार्यालय काफ़ी सशक्त है, तो इतने सशक्त होने के बावजूद ऐसा कैसे हो जाता है कि एक ही प्लॉट की 2 बार रजिस्ट्री या सरकारी भूमि की रजिस्ट्री की भी आपने बात कही कि हम लोग देखते हैं, तो फिर ये हो कैसे पाता है? यहाँ भी तो फिल्टरेशन का प्रोसेस होगा। एक्चुअली निबंधन पदाधिकारी रजिस्ट्रिंग ऑफिसर को ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो किसी दस्तावेज का निबंधन रोक सके। सरकारी ज़मीन में सरकार के द्वारा संकल्प लिया गया कि जो सरकारी ज़मीन है उसको भोली भाली जनता उसको खरीदने के नाम पर ठगी जाती है, तो उसकी सूची जो अंचल कार्यालयों के द्वारा प्राथमिकता के तौर पर यहाँ भेजी गई है और वो हमारे सॉफ्टवेयर में डाला गया है। तो जो सूची उपलब्ध है वो तो उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाती है। कुछ उसमें छूटा हुआ है, कई बार प्रयास अंचल कार्यालय के पास भी उसके सही डाटा का अभाव है, उसकी वजह से कुछ हो पाता है। जहाँ तक है कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा दूसरे की ज़मीन बेचे जाने का, इसमें सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया वर्ष 2019 में कि वही व्यक्ति ज़मीन बेच सकेगा जिसके अपने या कंबाइंड संयुक्त रूप से जमाबंदी हो। लेकिन अभी ये न्यायालय में विचाराधीन है, सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए लागू नहीं हो पाया। अदरवाइज सरकार इसमें प्रयास कर रही है कि जिस व्यक्ति का ज़मीन हो वही बेच सके, अनावश्यक विवाद इसमें खड़ा नहीं। और आम जनता की तरफ से सर एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों ने ज़मीनें ली हैं और ज़मीन लेने के बाद उस ज़मीन पर किसी तरह का विवाद या सरकार की तरफ से ही रोक लगा दी जाती है कि इस खाते में अब म्यूटेशन नहीं होगा, तो वैसे में लोगों का तो दोष है थोड़ा सा लोगों को भी जब ज़मीन खरीद रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया कि बहुत अपना कीमती खून पसीने की कमाई लगा करके ज़मीन का क्रय करते हैं, तो उनको थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि वो ज़मीन क्रय करने के पहले उसका छानबीन कर लें। मैंने जैसे बताया कि केवल जमाबंदी, बहुत सारा जमाबंदी भी डाटा में गड़बड़ी आने के कारण अंचल कार्यालय में कायम हो गया है। तो केवल जमाबंदी के भरोसे ना रहें, थोड़ा खतियान पे भी देख लें, उसकी जांच पड़ताल कर लें। और जो सरकारी ज़मीन है, आप ये मानिए कि वहाँ के लोगों को पता है कि ये सरकारी ज़मीन है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है। मैं एक रिसेंट आपको सर केस बताऊं, चंदवा के पास रामनगर एक इलाका है और रामनगर के लोगों ने जब ज़मीन ली है तब वो ज़मीन बिल्कुल सही थी, लेकिन लेने के बाद सरकार ने उस पर रोक लगा दी। नहीं, लेने के समय में ज़मीन सही थी ये बात नहीं। ऐसा इसलिए होता है कि पहले वर्ष 2013 के पहले निबंधन कार्यालय में सरकारी ज़मीन से संबंधित सूची नहीं होती थी। तो चूँकि निबंधन कार्यालय को ही नहीं पता है कि कौन सी ज़मीन सरकारी है, तो उसकी रजिस्ट्री हो जाया करती थी और उसको रोकने का कोई प्रावधान भी नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो ज़मीन सरकारी नहीं था, या ज़मीन वो जो है उस श्रेणी का नहीं था, प्रतिबंधित श्रेणी का नहीं था। लोगों ने जानकारी के अभाव में या बिना छानबीन के उसको क्रय कर लिया, ये मानते हुए क्रय कर लिया कि जिससे खरीद रहे हैं उसी का ज़मीन है। और बाद में सरकार ने जब अपनी ज़मीन को चिन्हित करना शुरू किया या सरकार को आवश्यकता हुई जब चिन्हित, तो पता चला कि वो सरकारी ज़मीन है। तो ऐसा नहीं है कि उस दिन वो सरकारी नहीं था, बाद में हो गया। एक आखिरी सवाल लेंगे सर, पेपरलेस रजिस्ट्री कब से लग रहा है वो पाएगा? पेपरलेस रजिस्ट्री के लिए सरकार प्रयासरत है और हम लोग 10 कार्यालय भी बिहार राज्य में चिन्हित हैं, जिसमें आरा का सदर कार्यालय भी है। 2 मई से होना था, लेकिन अभी ये थोड़ा एक्सटेंड किया गया है डेट टेक्निकल वजहों से। तो इस पे तैयारी है और हम लोग प्रत्येक दिन डेमो इसका कर रहे हैं ताकि जब शुरू हो तो पब्लिक को कोई समस्या नहीं है। तो बहुत जल्दी ही ये विभाग के द्वारा इसमें निर्णय लिया जाना, बहुत जल्दी ही चालू। धन्यवाद सर।